So it's that time of the month again we are here discussing the most important events जो पिछले महीने हुए हैं। इस बार हम देखेंगे सितंबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य L1, G20, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, सारी कैटेगरीज हैं। वैसे जितने वक्त से मैं ये करंट अफेयर्स बना रही हूँ, आई हैव हैड दिस वन क्वेरी जो कांस्टेंट है, अभी तक चली आ रही है। इट इज अबाउट PDF। तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ये जो सेशन मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ये प्री रिकॉर्डेड है, फिर ये एडिट होता है, फिर ये आप तक पहुंचता है, इसलिए इसका PDF बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हर महीने की पहले सैटरडे को मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ। जैसे ये सितंबर है तो अगला जो पहला सैटरडे होगा दैट इज 7th of October, आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ लाइव सेशन जहां 30+ MCQs मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। इस वीडियो के बेसिस में, सारे इवेंट्स के बेसिस में, सितंबर के बेसिस पे सारे MCQs होते हैं। बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव होलिस्टिक सेशन होता है जहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चंस दिखते हैं। तो उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उस सेशन में आपको मिल जाएगा। सिर्फ उस सेशन का ही नहीं, पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं 5-6 महीने से जितने मैं कर रही हूँ, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। उससे डेफिनेटली आप रिवाइज कर सकते हैं। सो यू गेट द PDF देयर एंड नॉट हियर। सो मेक श्योर दैट यू जॉइन मी फॉर द लाइव सेशन। आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना है और नोटिफिकेशन बटन ज्वाइन करना है ताकि आप मुझे मिल सके नेक्स्ट सैटरडे एट 4 PM। And I hope I have introduced myself. This is Learn with Philology. I am Himanshi and now we are starting off with our first category, that is appointments. Let's get started. तो कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट्स देखेंगे और कुछ इंटरनेशनल, जैसे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की 118 साल की हिस्ट्री में। देन PIB के नए चेयरपर्सन है मनीष देसाई। R माधवन बने नए प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ICICI के नए MD एंड CEO है संदीप बख्शी एंड इन द सिमिलर पोजीशन इन HDFC इज मिस्टर जगदीशन। फिर कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन अब है जनरल प्राइस एंड द सिंगापुरियन प्रेसिडेंट इज मिस्टर थारमान, जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। तो ये जितने भी इवेंट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे सारे इवेंट्स और इनके सारे MCQs बहुत जरूरी होते हैं। जैसे अगर आपने चंद्रयान पढ़ा है पहले, या फिर आप आदित्य L1 पढ़ रहे हैं, या फिर अभी G20 पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम हमारे कोर्सेज में बहुत ही अच्छी तरीके से सारे एंगल्स के साथ कवर करते हैं, प्लस वहां पे आपको MCQs मिलते हैं। ये 2 कोर्सेज है हमारे पास, एक है करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस, दूसरा है वीडियो करंट अफेयर्स। इन दोनों जगहों पे यहाँ पे स्पेसिफिकली लॉ एंट्रेंस की तैयारी होती है, यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है, बट यहाँ पे हम करंट अफेयर्स अपडेट आपको करके देते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, इवेंट के बेसिस पे, MCQs भी देते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो करंट अफेयर्स की इतनी लंबी जर्नी होती है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और यहाँ पर आपका तैयारी का जो फुल स्टॉप है यहाँ पर जरूर लगता है। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट बोथ दीज कोर्सेज जो कि नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पे। नाउ कमिंग टू द नेशनल न्यूज कैटेगरी। अब देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनके प्रोटेक्शन के लिए इन्हें इस लिस्ट में डाला जाता है यूनेस्को के द्वारा। अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से 41st और 42nd चीजें जो है इसमें इंक्लूड हुई है। 41st की बात करें तो ये शांति निकेतन है, जो कि एक स्कूल है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था वेस्ट बंगाल में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंक्लूड किया गया है। दूसरा है 42nd लिस्ट में आया गया है द एंसेम्बल्स ऑफ होयसला। इसके अंदर 3 बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं, जैसे कि चन्नाकेश्वरा टेम्पल इन बेल्लूर, द होयसलेश्वर टेम्पल इन हालेबीडु एंड द केशवा टेम्पल इन सोमनाथपुर। ये तीनों जो है एंसेम्बल्स ऑफ होयसला में माना जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द एंसेम्बल्स, मतलब उनके द्वारा बनाए गए उन टेम्पल्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो उसे भी इंक्लूड किया गया है अंडर द 42nd लिस्ट। देन टॉकिंग अबाउट द टार्डिग्रेड स्पीशीज, ये 8-legged माइक्रो एनिमल्स होते हैं जिन्हें वाटर बेयर्स भी कहा जाता है। तो कोचिन यूनिवर्सिटी ने इसकी एक नई स्पीशी ढूंढ निकाली है जिसे नाम दिया गया है आफ्टर द लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। तो ऐसे किसके नाम पर दिया गया है, किस स्पीशी को निकाला गया है, ये सवाल कभी कभी आते हैं। फिर आपने NCERT के बारे में तो सुना ही है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे जो है UGC के अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का अब एक टैग मिल चुका है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो होती है जो यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क करती है, रिसर्च वगैरह में इंक्लूडेड होती है, तो वो वाली जो टैग है अब NCERT को मिल चुका है, तो ये भी अब रिसर्च वगैरह में इंक्लूड हो सकते हैं। फिर हमने पिछले ही महीने विंध्यागिरी के बारे में बात किया था, वो नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास की शिप्स है, इंडियन नेवल शिप्स है, जिसमें टोटल 7 शिप्स होने वाली थी। पिछले महीने तक विंध्यागिरी हो चुकी थी, यानी दैट वाज द 6th शिप। अब जो 7th शिप है महेंद्रगिरी, वो भी इंडक्ट हो चुकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी शिप्स जो है 7 शिप्स, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इन सभी शिप्स को नाम दिया गया है किसी न किसी हिल या पीक के नाम पर। तो जो महेंद्रगिरी है, इट इज नेम्ड आफ्टर द ईस्टर्न घाट में पाई जाने वाली एक पीक जो कि ओडिशा की है। तो टोटल जो 7 है अब यहाँ पर कंक्लूड होती है। देन अबाउट आदित्य L1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो के बहुत सारे बैक टू बैक मिशन हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसरो से क्वेश्चन आना आई थिंक इट इज अ बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन गेस नाउ।
तो चंद्रयान पे वीडियो और एमसीक्यूज तो आपने आई थिंक देख ही लिए होंगे। दूसरा आदित्य L1 है जिसे अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया इस महीने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे इसरो ने लॉन्च किया है। आदित्य का मतलब संस्कृत में होता है सूरज यानी कि सन। L1 मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, जहां पर उसे जो है स्टेशन किया जाएगा, जहां से वो आने वाले 5 सालों के लिए सन को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो नाम है उसे डिकोड करना भी जरूरी हो जाता है। इसे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। PSLV C57 इसका लॉन्च व्हीकल था। करीब 7 पेलोड्स है, 5 साल का इसका ड्यूरेशन है। ये सारी चीजें तो आई थिंक आपने समझ ली है, बट अगर आप एक बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं आदित्य L1 को, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें जो स्वाति ने बनाया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस पूरे मिशन की कहानी समझ में आ जाएगी। फिर अभी रिसेंटली एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, बट एक माइलस्टोन अचीवमेंट हमने जो है अचीव किया है। दिस वाज द पासिंग ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल है, यानी कि इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में किया गया है, यानी कि इनकी सीट्स में अब 1/3 यानी कि 33% रिजर्व कर दी गई है वुमेन के लिए। अब इसी के अंदर सब रिजर्वेशन भी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल SC ST को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, फॉर एग्जांपल 30 सीट्स का दिया गया है। उस 30 सीट्स के अंदर भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा। तो ओवरऑल 1/3 रिजर्वेशन हैज बीन डन फॉर द वुमेन कैटेगरी। एंड देन अबाउट द 54th टाइगर रिजर्व, जिसे रिसेंटली अप्रूव किया गया है इन मध्य प्रदेश। दिस इज द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ऐसे जो नाम है आपको पता होना चाहिए। फिर ये 7th है MP का, बट ओवरऑल इंडिया का ये 54th टाइगर रिजर्व है। और NTCA भी आप जाते जाते सुन लीजिए। दिस इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। दिस इज द अथॉरिटी जो सारे टाइगर रिलेटेड, कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। फिर एक साथ सारे फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया का पहला ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि हम करंटली चेयर हैं, यानी कि हम इसे प्रिसाइड कर रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बॉडी को। दैट्स व्हाई अगले महीने ये AI कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि पहली है। देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इंडिया का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ये जमीन के नीचे होने वाला है, इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। फिर इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनसली बिल्ट, यानी कि खुद के द्वारा बनाया गया, हमने कहीं एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये अब फंक्शनल हो चुका है। 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर है ये, और इसकी लोकेशन है गुजरात में, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। देन इंडिया की पहली सोलर सिटी ये भी इनॉग्रेट की गई है मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ सांची में। ढेर सारे GI टैग्स रहे, जैसे जम्मू कश्मीर का भरदेवा राजमा और सुलाई हनी। फिर असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि एक स्वीट जिसे चावल और गुड़ से बनाया गया है। फिर ढेर सारे ऐप्स और पोर्टल्स हैं जो यहाँ पे मैंने एक साथ टेबल में प्रेजेंट किए हैं। उस पोर्टल का नाम, उस ऐप का नाम और किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है, प्लस किस बारे में है, ये सारी चीजें एक साथ है। जैसे G20 इंडिया, ये पहला ऐसा ऐप है जो G20 के लिए बनाया गया। फिर आपको नेशनल जुडिशियल ग्रिड पोर्टल पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट। एंड द किसान रेनेस बिल। फिर मैं कुछ 2 स्कीम्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। द विश्वकर्मा स्कीम, इस स्कीम को जितने कारपेंटर होते हैं, बोट मेकर्स यानी कि जो आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जैसे बार्बर, टेलर, गोल्डस्मिथ, इन सभी को मद्देनजर रख के बनाया गया है। एंड क्योंकि हम यहाँ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये फुल्ली फंडेड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। 13,000 करोड़ का इसका कॉर्पस है। इसमें 5,000 रुपए का पर डे अलाउंस भी दिया जाएगा, और इन्हें कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि ये लोन भी ले सकते हैं। तो ये इनकी हेल्प के लिए है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। देन प्रिप स्कीम, इसका फुल फॉर्म है फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम, जिसे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जैसे कि हमें नाम समझ में आ रहा है, ये फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलेशन को, फ्रेमवर्क को, इन्वेस्टमेंट को बेटर करना चाहता है, इनोवेशन और रिसर्च को। नाउ दिस इज द इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडो कनाडा रिलेशंस के बारे में, विच इज एट एन ऑल टाइम लो। एंड ये अभी इसलिए हुआ है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर, जो इंडिया में एक टेररिस्ट जिन्हें करार कर दिया गया था, उसे कनाडा में मार दिया गया, और इसका ब्लेम अब इंडिया पे है कि शायद इंडिया एक्चुअली किल्ड देम। और ये जो ब्लेम है, ये जो एक्यूजेशन है, वो खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हो गई, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए हैं। बट अगर आपको पूरा समझना है इंडो कनाडा रिलेशंस का एंगल, खालिस्तान एंगल क्या है वगैरह, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बहुत एग्जॉस्टिव है, बट आपको समझ में बहुत सारी चीजें आएगी। मैंने पूरी कहानी की तरह वहां पे समझाया है। अब इस जगह पे आपको 5 आइज अलायंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन है कि नहीं इस बारे में यहां से आपको पता चलता है। और ये अलायंस भी सामने आ रही है, इसका नाम आ रहा है। देखिए, ये जो अलायंस है, इसमें US, UK,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 कंट्रीज का एक अलायंस है। ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। स्पाई अलायंस से बोला जाता है, वर्ल्ड की सबसे बड़े स्पाइनेज अलायंस बोला जाता है। आपस में ये लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं। तो बोला जा रहा है कि शायद फाइव आइज अलायंस ने ही ये इंफॉर्मेशन कनाडा को दी थी कि इंडिया ने उन टेररिस्ट को मारा है, बट देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन दिस वन। बट क्योंकि इस अलायंस का नाम सामने आ रहा है, इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। Then I should tell you about the world's largest Hindu temple. ये है अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में है। सेकंड लार्जेस्ट जो आउटसाइड इंडिया होने वाला है वो यूएसए में इनॉग्रेट होगा अगले महीने। दिस इज दी स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। कभी कभी ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट यू शुड नो। देन टॉकिंग अबाउट G20, ये G20 समिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 18 G20 समिट था, पहली बार इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली, पहली बार हमारे यहाँ G20 का समिट हो रहा था। थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। बहुत सारे डिक्लेरेशंस हुए, बहुत सारी चीजें यहां पर बात की गई। एक एक करके देखते हैं। पहले तो दिल्ली डिक्लेरेशन आया, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था। यहां पे अब G21 बन जाता है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को अब इंडक्ट कर लिया गया है अंडर द मेंबरशिप। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, इंडिया ने इसे अनाउंस किया। फिर इसके अलावा एक कॉरिडोर अनाउंस किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिससे अब हम कनेक्शन जो है रोड एस्टैब्लिश या प्रोजेक्ट इसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम कनेक्ट कर सके मिडिल ईस्ट से लेके जो है यूरोप तक का। फिर नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर सबमरीन को इनॉग्रेट किया है। नॉर्थ कोरिया ने ये किया है, तो आपको कंट्री पता होना चाहिए। नाम भी मैं आपको बता दूं, हीरो किम कुन ओक, ओके मे बी। और इसी तरह इजराइल ने भी अपनी मेन बैटल टैंक का 5th जनरेशन लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है बराक, जिसे हिब्रू लैंग्वेज में कहा जाता है लाइटनिंग। तो ऐसी कंट्री का नाम किसने क्या लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन लास्टली अबाउट दीज इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस, जैसे कि पैसिक्स जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई, वरुणा जो इंडिया फ्रांस के बीच में हुई, एंड सिम्बिक्स जो इंडिया सिंगापुर के बीच में हुई। अब चलिए कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देख लेते हैं। सबसे पहले है दी वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो आपकी कंट्री में कितना अच्छा ट्रेड चल रहा है, कितना इजीली लोग मार्केट के इन एंड आउट हो सकते हैं, कितना ईज ऑफ ट्रेड है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बेसिस पे ये दिया जाता है रैंकिंग। दिस इज डन बाय द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जिसके तहत अगर देखें तो अभी तक हांगकांग सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बेस्ट रैंकिंग थी बहुत लंबे तक, बट दिस हैज बीन ओवरटेकन बाय सिंगापुर। तो बेस्ट है अभी सिंगापुर, फिर है हांगकांग, फिर है स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक इसमें आता है 87। तो 87 नंबर पे है आउट ऑफ 165 कंट्रीज। देन टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज। वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी में आई डोंट थिंक इंडिया टॉप 10 में अभी आ पाया है, बट वी रियली वांट टू। आई होप हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 201 से लेके 250 की जो रैंकिंग रहती है, उसमें IISc बेंगलुरु आ चुका है। सो दैट इज द बेस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया। बेस्ट वर्ल्ड का अगर हम देखें तो सबसे पहले है ऑक्सफोर्ड, फिर है स्टैनफोर्ड, फिर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। फिर मैं आपको बता दूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं। कितनी कंट्री आपकी इनोवेटिव है उसके बेसिस में इसमें जो है रैंकिंग आती है। तो सबसे इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड, देन है स्वीडन, फिर है USA। इसमें इंडिया का रैंक काफी अच्छा है, दिस इज 40th। देन दी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, आपकी कंट्री में कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, मिनिमम वेज सिस्टम कैसा है, इन सारी चीजों को देख के ये जो रैंकिंग है वो निकाली जाती है। इसे रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक है 56 एंड द टॉप रैंकिंग कंट्री इज स्विट्जरलैंड। देन अबाउट द US न्यूज एंड वर्ल्ड्स रिपोर्ट्स, जिसके अंदर वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज रैंक की गई है। इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कितना अच्छा कल्चरल इन्फ्लुएंस है, एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे कैसी है, क्या वो ओपन है बिजनेस के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सारे पैरामीटर्स को देखकर स्विट्जरलैंड हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट कंट्री, फॉलोड बाय कनाडा एंड स्वीडन, और इंडिया का रैंक इसमें है 30th। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये इसका 5th एडिशन है, जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्होंने नापा है बाय इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है कि नहीं, इन सारी चीजों को लेके। और इसके अकॉर्डिंग बेस्ट कंट्री है फ्रांस, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। हियर इंडियाज रैंक इज 52nd। अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या क्या अपडेट्स है। वैसे मैं आपको पहले से ही बता दूं कि काफी सारी चीजें हैं जो इस महीने हुई है इस कैटेगरी में। काफी सारी जगह इंडिया विनर रहा है, तो इन्हें अच्छे से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है द ड्यूरेंट कप। इसमें विनर रहे मोहन बगान सुपर जायंट, जिसमें इन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को डिफीट किया। वैसे ये कहाँ हुआ था ये भी सवाल बनता है। सो इट वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल, जहां गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव तीनों के विनर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। देन टॉकिंग अबाउट द मेंस हॉकी 5S एशिया कप, और जैसे कि मैंने कहा इंडिया काफी बार विनर था, जिसमें से एक थे ये वाला इवेंट। रनर अप वाज पाकिस्तान एंड द लोकेशन वाज ओमन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया मनिंदर सिंह को। फिर किसी भी डोमेन में अगर कोई फर्स्ट आते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। Therefore you should know कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इज द 29-year-old डैनियल मैके, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है और ये कनाडा वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल रही है।
यूएस ओपन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि यूएस ओपन रिलेटेड किससे है, सो यू शुड नो दिस इज रिलेटेड टू टेनिस। ओके, नाउ मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, ये सारी चीजें, सारे विनर्स, सारे रनर अप्स एक साथ यहाँ मेंशन्ड है, और ये था इसका 143rd एडिशन। देन कमिंग टू द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली बार था कि इंडिया ने गोल्ड जीता है इस चैंपियनशिप में। हमने वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड, मेंस इंडिविजुअल और वुमेन्स टीम इंडिविजुअल, ये सारी चीजों को हमने जीता है, यहाँ पे गोल्ड जीता है, सो दिस वाज अ मेजर विन फॉर इंडिया। देन दी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां पे राइफल, पिस्टल और शॉटगन वाली कैटेगरीज के इवेंट्स होते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म किया चाइना ने और इंडिया का रैंक था 3rd मेडल्स टैली में अगर आप देखें। वैसे जिन जिन लोगों ने गोल्ड जीता है उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन है। देन कमिंग टू दी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, जो कि अगेन इंडिया ने ही जीता है। लोकेशन इसकी थी थिम्फू भूटान में, जहां रनर अप थे बांग्लादेश। बेस्ट गोलकीपर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड द हाईएस्ट गोल स्कोरर, तीनों यहाँ पर मेंशन है। दिस वॉज इंडियाज 5th टाइटल। देन अबाउट द बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल, वैसे ये हुआ मेड इन इंडोनेशिया में, जिसमें ढेर सारे विनर्स थे, अलग अलग कैटेगरीज में थे, विमेन सिंगल, मेंस डबल। वैसे इनका नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो मैं एक एक करके नहीं लूंगी, बट मैं आपको बताना चाहूंगी किरण जॉर्ज के बारे में, जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता, क्योंकि ये है इंडिया से। नाउ कमिंग टू द एशिया कप, जो कि हुआ कोलंबो श्रीलंका में, और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था इसलिए आई थिंक काफी लोगों ने इसे फॉलो भी किया होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे भी हमने ही जीता। ओपोनेंट थे श्रीलंका, मैन ऑफ द मैच दिया गया मोहम्मद सिराज को, बट मोस्ट रन्स वर वन बाय शुभमन गिल। दिस वाज इंडियाज 8th एशिया कप। देन टॉकिंग अबाउट द 19th एशियन गेम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी चल रहे हैं इसलिए इसे पूरा कंक्लूड नहीं करेंगे, अगले महीने भी इस बारे में बात करेंगे। हरमनप्रीत सिंह और लोवीना, ये दोनों फ्लैग बेयरर्स हैं इंडिया के लिए। एंड मेडल्स टैली में अगर हम देखें तो अभी इंडिया 4th रैंक पे चल रहा है, जिसमें काफी सारे मेडल्स हमने जीते हैं। जैसे कि हमने अपना पहला गोल्ड जीता रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप और इन सारे लोगों की मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम के द्वारा। फिर इसी तरह वुमेन्स 50 मीटर राइफल टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हमने इक्वेस्ट्रियन जो इवेंट होता है इसमें अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। चलिए अब थोड़े अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये जो नाम है रेमन मैग्सेसे, इट इज गिवन आफ्टर द फिलिपीन प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे, जिन्होंने काफी सारे काम किए हैं सोसाइटी की तरफ, और इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है एशिया की रीजन में। अभी तक इंडियंस को काफी सारे अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे जी को, और सबसे ज्यादा ये अवार्ड फिलीपींस के लोगों को मिला है। 2nd नंबर पे इंडिया है। वैसे इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस बार काफी सारे लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें से एक नाम आपको याद रखना है, रवि कन्नन, जो कि इंडिया से है। इन्हें होलिस्टिक हेल्थ केयर के डोमेन में यह अवार्ड मिला। फिर मैं आपको बता दूं तेलंगाना की पहली इनोवेशन ऑफिसर के बारे में, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, जिन्हें ब्रिक्स के फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, शांता जी। नेक्स्ट वाज द मिस इंटरनेशनल इंडिया का पैजेंट। दिस वाज वन बाय प्रवीणा आहूजा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड शी विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिस इंटरनेशनल पैजेंट, जो कि जापान में होगा। देन अबाउट द नॉर्मन बोर्डलो अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हंगर मिटाना चाहते हैं, इस कैटेगरी में काम करते हैं। और ये नाम भी, जो अवार्ड का नाम है, ये भी दिया गया है आफ्टर अ नोबेल लॉरेट। इस बार ये दिया गया है स्वाति नायक जी को, जो कि ओडिशा की एक साइंटिस्ट है। एंड देन लास्टली अबाउट दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिनेमा का अवार्ड माना जाता है इंडिया के लिए। एंड दिस टाइम इट हैज बीन गिवन टू वाहिदा रहमान जी, जो कि अपने जमाने की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हुआ करती थी। एंड नाउ दैट वी मूव टुवर्ड्स द एंड, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहली है लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसे ऑथर किया गया है NCERT के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की बात की गई है, उनके वेल बीइंग की बात की गई है, एंड इट हैज ऑल बीन डन वाया सम स्टोरी टेलिंग। तो ये काफी अच्छी किताब है स्टूडेंट्स के लिए। देन G20 के आसपास काफी सारी बुक आई है, जैसे पीपल्स G20 अपूर्वा चंद्रा के द्वारा, इंडिया इन द G20 रूल टेकर टू रूल मेकर, इसे एडिट किया गया है मंजीत कृपलानी के द्वारा। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, जैसे 20 years of G20, इंडिया एंड द G20 एंड G20 एट 2023। तो इन सारी चीजों के एडिटर्स और राइटर्स मैंने एक साथ यहाँ मेंशन कर दिए हैं। देन नेक्स्ट इज द फायर ऑन द गैंजेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो बनारस की लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। इस किताब में डेथ एंड आफ्टर लाइफ के बारे में बात किया गया है, रिटन बाय राधिका अयंगर। एंड लास्टली वी आर कमिंग टू द इंपॉर्टेंट डेज। आपको पता है कि यहाँ हम सारे डेज नहीं देखते हैं, एक साथ मैं आपको ये टेबल प्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट डेज है, उस डे का नाम है, और जो इंपॉर्टेंट थीम या रिमार्क्स है वो एक साथ यहाँ पे मेंशन है। फिर भी कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे आता है, इसकी थीम भी यहाँ पर मेंशन है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के साथ साथ नेशनल टीचर्स डे भी उसी दिन आता है। फिर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑन 8 सितंबर, हिमालयन दिवस है 9 सितंबर को। फिर और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस आता
आता है। फिर है वर्ल्ड बैम्बू डे ऑन 18th of September, दी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑन 21st of September, वर्ल्ड राइनो डे ऑन 22nd, और इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर मेंशन्ड है। सो इट्स अ रैप फ्रॉम टुडे। आज हमने बहुत सारी चीजें देख ली, इतने सारे इवेंट्स अगर डिस्कस किए हैं तो आई थिंक इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस का एग्जाम में आना भी बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस भी एक जगह मिल जाए, वो भी लाइव सेशन में, आप और मैं मिलकर डिस्कस करें, तो वो तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक हो सकता है। So you don't have to worry about it because I am actually organizing a live session 7th of October 4 PM 30+ questions डिस्कस होंगे जो मैंने खुद बनाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन पे पिन कमेंट पे एक लिंक दी गई है, जाके क्लिक करना है, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना है एंड देन मीट मी ऑन 7th of October at 4 PM। दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे लाइव सेशन में। और ये जो जितना हम डिस्कस करते हैं, आई रियली होप कि ये सारी तैयारी में आपकी बहुत मदद करता है, लाइव सेशन हो या वीडियोज हो। आई पर्सनली फील कि आपकी जितनी भी तैयारी है वो बेहतर हो, इसलिए यह सारी मेहनत होती है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज, सारा लाइव सेशन अच्छा लगता है, मुझे जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा एंड आई विल डेफिनेटली पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। I shall see you in the next one.